गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारकों वाला जो अध्याय है उसको लेकर के। उससे पहले भी अपन ने चर्चाएँ की थी मनु को लेकर के, कौटिल्य को लेकर के। आज अपन चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारकों में एक प्रमुख स्थान गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के। तो आज अपन जानने का प्रयास करेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो विचार हैं, उन्होंने आर्थिक विचार, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनका आधार क्या रहा है, उनको लेकर के अपन चर्चा करेंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए अपन इस अध्याय में किन किन चीज़ों के बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे। आप साथ साथ एक चार्ट बनाते रहें, क्योंकि कोई भी विचारक जब आप अध्ययन करते हो तो निश्चित तौर से विचारकों की संपूर्ण श्रृंखला में आपको ये पता होना चाहिए कि इस विचारक के अंदर अपन ने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया था, चाहे वो सामाजिक विचार हो, आर्थिक विचार हो, राजनीतिक विचार हो, धार्मिक विचार हो या व्यवस्थाओं को लेकर के कोई भी किसी प्रकार का कोई सुधार से संबंधित विचार हो। उन्होंने अपना जो सुझाव है वो किस प्रकार का दिया था, तो उसको याद करने के लिए अपने पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अपन ने उस विचारक से संबंधित किन किन चीज़ों का अध्ययन अपन ने किया है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे जीवन परिचय। जीवन परिचय को लेकर के बात करेंगे प्रत्येक विचारक को लेकर के, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि विचारक के जो विचार हैं, अपन जो पढ़ते हैं, जो विचार उनके विचार जो अपन पढ़ते हैं, उन विचारों पे सर्वाधिक जो प्रभाव है उनके जन्म की जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां उसको प्रभावित करती हैं, या वो जिन समूह के संपर्क में, जिन महान व्यक्तित्वों के संपर्क में जब आता है तो निश्चित तौर से उनका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे अपने को दिखाई देता है। तो यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अपन पहले जीवन परिचय के बारे में देखेंगे, फिर अपन देखेंगे उन्होंने जो विचार दिए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण विचार आता है राजनीति का आध्यात्मिकरण। राजनीति का आध्यात्मिकरण। इसके बाद अपन इनके विचारों को और देखेंगे। एक इनका महत्वपूर्ण विचार आता है जिसको अपन देखते हैं राजनीतिक वसीयतनामा। इसको लेकर के भी अपन विचार देखेंगे। इसके अलावा अपन इनके विचारों में आर्थिक विचार, इसके अलावा अपन इनके देखेंगे राजनीतिक विचार, इसके अलावा अपन देखेंगे इनके शिक्षा से संबंधित विचार, शिक्षा संबंधी विचार। इसके अलावा अपन इनके विचारों को और आगे बढ़ाते हुए अपन देखेंगे इनके सामाजिक विचार। तो कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए कि जब अपन किसी विचारक का अध्ययन करते हैं उस विचारक से संबंधित किन किन बातों का अध्ययन अपन करेंगे। तो यहाँ आज का जो टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले को लेकर के अपन अपना अध्ययन जो है आज की इस क्लास में अपन आरंभ करेंगे। तो आरंभ करने से पहले मैंने आपके सामने एक चार्ट बनाया है कि गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित इन महत्वपूर्ण जो उनकी बातें हैं उनको अपन इस क्लास के अंदर समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से आप भी जब किसी भी विचार का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार से आप जब उनका अध्ययन करते समय इस प्रकार के टुकड़े अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आप ये जान पाएंगे कि विचारक जो है उसके जीवन परिचय किस प्रकार का रहा, उनका जीवन जो था तो जो जन्म जो था किन परिस्थितियों में हुआ था और उन परिस्थितियों का प्रभाव जो है वो उसके विचारों पे हमें किस प्रकार से दिखाई देता है, उनका प्रभाव जो है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि जो शिक्षा का जो ढांचा था
यानी इनका जो जन्म था उस जन्म के समय या उनका जो जीवन जो व्यतीत हुआ उस समय शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो उसमें किस प्रकार के सुधार हो सकते हैं, उनसे संबंधित जो विचार थे वो अपन यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इनके जो राजनीतिक विचार हैं, यानी कि आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले की जब अपन चर्चा करते हैं, इसके जन्म को लेकर के जब अपन चर्चा करते हैं तो अपन पाते हैं कि इनका जन्म जो था वो 9 मई 1866 में कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था कोल्हापुर में। और उनका जो संप्रदाय जो इसको अपन कहते हैं, जिस वंश में उनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण में। तो यहाँ आप ये जान सकते हैं कि इनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब देखिए, अब अपन इसके जीवन परिचय की जब चर्चा करते हैं तो जन्म कब हुआ था, 9 मई 1866 को। अब 9 मई 1866 को जब अपन भारत की चर्चा करते हैं तो भारत की जो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो किस प्रकार की थी, यानी इसके जीवन पे जो प्रभाव जो था, मैंने बताया था ना कि विचारक के जन्म पे जो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो परिस्थितियों का पड़ता है। तो यहाँ इनका जन्म जो था 9 मई 1866 को हुआ था। उस समय भारत की परिस्थितियां कैसी थी, और आपको पता है कि उस समय भारत क्या स्वतंत्र था। आप निश्चित तौर से जानते हैं कि भारत जो है स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में। भारत की स्वतंत्रता की जब बात करते हैं 1947 से, जबकि इनका जन्म 1866 में हुआ था। उस समय भारत क्या था, उस समय भारत क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। यानी उस समय भारत में जो शासन व्यवस्था थी वो किसके द्वारा संचालित हो रही थी, ब्रिटेन के द्वारा संचालित हो रही थी। तो कहने का तात्पर्य है कि भारत की जो शासन व्यवस्था का जो स्वरूप था वो स्वतंत्र नहीं था। भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। तो यहाँ आपको ये चीज, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी अपन किसी विचार का अध्ययन करें तो हमें सबसे पहले उनकी उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए बैठता है तो निश्चित तौर से विचारक के आप अध्ययन जब करते हैं तो विचारक का जो जीवन परिचय होता है प्रारंभ में, अपन अपना जो भी चैप्टर प्रारंभ करते हैं उस समय उसका जीवन परिचय जो होता है वो प्रारंभ में दिया होता है, और उसकी संपूर्ण परिस्थितियों के बारे में पूरी व्याख्या होती है कि उसका जन्म कब हुआ था, किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा था, शिक्षा जो थी वो कहाँ कहाँ उन्होंने ग्रहण की थी, किस सोसाइटी की स्थापना की या किस सोसाइटी के वो सदस्य बने और किस प्रकार के समाचार पत्र उन्होंने निकाले। तो निश्चित तौर से वो चीज़ें जो है उनके जीवन चक्र को अपन जब पढ़ते हैं तो निश्चित तौर से अपन उनके विचारों को भली भांति जान सकते हैं कि उनका जो विचारों का जो स्टैंड है वो किस प्रकार का है। इसके बाद अपन जब दूसरी चर्चा करते हैं तो अपन देखते हैं कि इनका जन्म जब 1866 में हुआ था, उसके बाद भारत में एक 1885 में 28 दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आपने पहले भी जूनियर सीनियर की क्लास के अंदर भी आपने राष्ट्रीय मूवमेंट को जब पढ़ा है तो निश्चित तौर से आपको पता है कि 1885 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब अपन राष्ट्रीय कांग्रेस की का जब अध्ययन अपन करते हैं, उस समय का जो एक संगठन था उसका जब अपन अध्ययन करते हैं तो अपन पाते हैं कि उसमें दो प्रकार की विचारधाराएं अपने को देखने को मिलती है। एक है उदारवादी और एक है उग्रवादी। अब दादा भाई नौरोजी की, गोपाल कृष्ण गोखले की, महादेव गोविंद रानाडे की, इनकी अपन जब चर्चा करते हैं, फिरोज शाह मेहता की, तो ये इस राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा थी उस विचारधारा के किस समूह से इनका संबंध था। तो यहाँ ये प्रारंभ में 1866 में इनका जन्म हुआ। ये प्रारंभिक जब अपन किसी व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो यहाँ इनका जो जुड़ाव था राष्ट्रीय कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उदारवादी जो विचारधारा थी, उससे इनका जुड़ाव था। गोपाल कृष्ण गोखले का जुड़ाव
राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसकी जो विचारधारा थी, उदारवादी विचारधारा, ये उसके साथ जुड़े हुए थे। अब अपन यहाँ देखते हैं कि जब इनके उदारवादी विचारों का जब अपन अध्ययन करते हैं तो इनके अध्ययन में तिलक का भी प्रभाव था, तिलक महोदय का प्रभाव भी था, और इसके साथ महादेव गोविंद रानाडे इनका प्रभाव भी था। तो निश्चित तौर से जब अपन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव था उदारवादी विचारों की या स्पष्टवादिता की या दृढ़ इच्छा की, उदार दृष्टिकोण की, तो यहाँ जो ये विचार हैं, ये गोपाल कृष्ण गोखले के विचार जो हैं वो किससे मिलते हैं? महादेव गोविंद रानाडे से मिलते हैं, इसलिए इनको इनका गुरु माना जाता है। एग्जाम में सवाल पूछा भी जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो गोविंद रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो इनके गुरु थे। और जब अपन आगे चल करके गांधी जी का अध्ययन करेंगे, गांधी जी का अध्ययन करेंगे तो गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो यहां गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो गांधी जी पे जो विचार अपन पढ़ते हैं, गांधी जी के विचारों में अपन सत्य, अहिंसा, ये जो बातें अपन पढ़ते हैं, नैतिकता, दृढ़ इच्छा, ये प्रभाव जो है गांधी जी पे, ये गोपाल कृष्ण गोखले से था। और यहां मैंने एक चीज लिखी है, राजनीति का आध्यात्मिकरण। ये जो विचार है, यहां ये विचार अपने को साध्य व साधन के रूप में कई बार आएगी ये चीजें। गांधी जी के अध्याय में जब अपन पढ़ेंगे उस समय भी अपन साध्य और साधन की चर्चा करेंगे। इससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले ने भी राजनीति के आध्यात्मिकरण की जब अपन चर्चा करते हैं तो उसमें भी साध्य और साधन की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि साध्य पवित्र है, तो पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए साधन भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और यहां इस राजनीति के आध्यात्मिकरण में उनकी जो एक संस्था थी जिसका नाम था भारत सेवा समिति, ये उन्होंने 1905 में बनाई थी। भारत सेवा समिति 1905 में बनाई थी। और उस समय उन्होंने कहा भी था कि इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के अंदर नैतिकता यानी राजनीति के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए नैतिकता के आधार पे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो एक नई युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। ये जो समिति है, सेवा समिति भी बोल सकते हैं इसको, सेवक समिति भी कहा जाता है। तो ये 1905 में बनी थी और इसमें राजनीति के आध्यात्मिकरण की अपन चर्चा जो है वो इसमें करेंगे। तो राजनीति का जो आध्यात्मिकरण है उसमें किस प्रकार के विचार वो देते हैं वो अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपका एक बेसिकली जो एक निश्चित जो स्टैंड बनता है कि अपन जब गोपाल कृष्ण गोखले का अध्ययन जब अपन करते हैं तो उनका जीवन परिचय किस प्रकार से प्रभावित होता है परिस्थितियों के आधार पे, या अपन दूसरी एक चीज और मान सकते हैं कि उनके बचपन से लेकर के युवावस्था तक किन किन लोगों का जो प्रभाव था वो उस पर दिखाई देता है। जिसमें मैंने बताया तिलक का प्रभाव है, तिलक से पहले अपन देख सकते हैं परिवार है, फिर तिलक महोदय के संपर्क में आए, तिलक के साथ वो आग्राकर महोदय के संपर्क में आए, इसके बाद वो गोविंद रानाडे से पहले वो फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे। तो ये जो चीजें हैं ये भी उनके व्यक्तित्व को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यहाँ आपको ये भी देखना है कि परिवार का जो प्रभाव है, परिवार में जब जन्म हुआ उस समय अपन देख सकते हैं परिवार की जो संस्कार है,
प्रत्येक बालक के अंदर परिवार के जो संस्कार हैं वो अपने को दिखाई देते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं वो परिवार से मिली, निर्णय लेने की क्षमता है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, उदार दृष्टिकोण है, इस प्रकार की जो चीज़ें जो हैं, नैतिकता है, ये संस्कार जो हैं वो परिवार से मिले। तिलक के संपर्क में आने के बाद तिलक के कौन से जो विचार थे जिन्होंने सर्वाधिक इनको प्रभावित किया था। इसके बाद आगराकर महोदय थे तो तिलक के उग्र विचार थे, क्योंकि अपन देखा है आपने कि उदारवादी दृष्टिकोण के साथ जो उग्रवादी विचारधारा थी, तो तिलक का जुड़ाव जो था वो उग्रवादी था। वो ब्रिटिश शासन की जो व्यवस्था थी उसको पसंद नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? तिलक नहीं करते थे। तो प्रारंभ में गोपाल कृष्ण गोखले का जुड़ाव तिलक के साथ जरूर रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया तो तिलक के जो विचार हैं, सहने उन्हें जानने का जो अवसर था वो गोपाल कृष्ण गोखले को मिला। उनको उन्होंने करीब से देखा और उन्होंने पाया कि मेरे विचार, मेरी मंजिल अलग है और इनके विचार, इनकी मंजिल अलग है। तो धीरे धीरे विचारों के आधार पे उनमें दूरियां बनती गई। ये उदारवादी विचारधारा के साथ चलते गए और वो उग्रवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा का अध्ययन जब अपन करते हैं इसमें, तो अपन देखते हैं उदारवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए जो लोग जो थे वो ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए लाभप्रदायक मानते थे और भारत को एक डोमिनियन स्टेट की मांग करते थे कि भारत एक ऐसा अधिराज्य बने जिसमें ऊपरी सत्ता का संचालन ब्रिटिश शासन के द्वारा किया जाए, लेकिन आंतरिक जो प्रशासन है वो भारतीयों के द्वारा किया जाए। तो इस प्रकार की चीजें थी। दया, प्रार्थना पत्र, ऐसी याचनाएं जो थी वो ब्रिटिश शासन के समक्ष करते थे। सुधार के लिए समर्थन जो था, उनका जो मांग पत्र थे वो सरकार के सामने वो प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ ये जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जो विचार हैं वो अपने को यहाँ पे देखना है। इसके बाद अपन ये देखेंगे कि जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया। 9 मई 1866 को इनका जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी माध्यम में रही, अंग्रेजी मीडियम में इनकी शिक्षा रही है पूरी की पूरी। संपूर्ण शिक्षा की भी अपन बात कर सकते हैं कि इनकी पूरी शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम में रही। उनका परिवार जो था एक प्रभावशाली या उस समय अपना एक अलग प्रभाव रखता था। तो ऐसी स्थिति में इनका एक जीवन परिचय अपन ने यहाँ पे देखा। इसके बाद जब हम राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले इस चीज पे बल देते हैं, साध्य और साधन की पवित्रता को लेकर। यानी राजनीति का जो आध्यात्मिकरण है, यहाँ आपसे 2 अंक का सवाल भी पूछा जा सकता है, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक आध्यात्मिकरण को स्पष्ट कीजिए। तो आपको यहाँ क्या करना है? गोपाल कृष्ण गोखले साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पे बल देते हैं। यानी कि एक अपन पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का अपन प्रयोग कर रहे हैं वो साधन भी अपने पास पवित्र होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ विचार को अपन जैसे पढ़ते हैं, मैंने पहले भी 3rd ईयर के अंदर भी बताया था, एक नाम आता है मैकियावेली का। और मैकियावेली कहता है कि साध्य अगर पवित्र है और पवित्र साध्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है तो वो साधन अपने आप में क्या है? पवित्र है। यानी साधन है पवित्र नहीं हो सकता। अगर साध्य पवित्र है और उसको प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का सहारा लिया जा रहा है वो पवित्र है। लेकिन यहां ये दोनों की पवित्रता पे बल देते हैं कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। अर्थात अपन पवित्र साध्य की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से उसे प्रयास हमारा है उसके लिए जो संसाधन अपन प्रयोग ले रहे हैं, जो संसाधन अपन काम में ले रहे हैं वो भी पवित्र होने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने ये कहा भी था कि 1905 में जो भारत सेवा संघ समिति की जो स्थापना की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत में नौजवान युवकों को क्या नैतिकता के आधार पे राजनीति की जो शिक्षा है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऐसी टीम, एक ऐसी अपनी ये कह सकते हैं कि समूह तैयार किया जा रहा है। तो ये उनका समिति जो राजनीति का आध्यात्मिकरण है वो ये था। इसमें अब राजनीतिक सुधारों में अपन ब्रिटिश शासन को लेकर के प्रयास जो बातचीत करेंगे इसमें कि ब्रिटिश शासन की जो व्यवस्था थी उसमें उन्होंने किस प्रकार की सुधार की मांग की थी। प्रशासन के लिए, विधान परिषदों के लिए या प्रांतीय जो शासन है उनमें किस प्रकार का सुधार होना चाहिए। तो यहाँ जो ये पूरे के पूरे विचार जो रहेंगे वो उनके राजनीतिक विचार रहेंगे। राजनीतिक जो वसीयतनामा है ये एक राजनीति के अंदर एक सुधार था, सुधार का एक प्रारूप था जो उन्होंने 1915 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था
और ये 1917 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु जो थी वो 1915 में पूना में हो जाती है। तो ये जो उनकी जो राजनीतिक सुधार की जो मांग थी, ये सुधार मांग जो है 1917 में प्रकाशित होती है, लेकिन ये सुधार की एक उनकी अंतिम मांग थी। इसके बाद उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। 1915 में उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए उस सुधार की मांग को राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इस चीज की वो चर्चा करते हैं। तो मैं इनको डिटेल में भी आपको एक एक जो अपन ने पॉइंट लेकर के अपन चल रहे हैं, इनको अपन डिटेल में भी इनके साथ अपन चर्चा करेंगे कि राजनीतिक वसीयतनामा में कौन कौन से सुधार के प्रारूप थे जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रस्तुत किए थे, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होने के कारण उनको राजनीतिक वसीयतनामा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आर्थिक विचार जो थे, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, वित्तीय भारों को भारत में किस प्रकार से कम किया जा सकता है, सेना में कटौती कर करके या अन्य जो फिजूल खर्ची है उनको कम कर करके भारत की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया जा सकता है, इससे संबंधित विचार हैं। शिक्षा को लेकर के जो विचार हैं, समाज की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था जो प्रारूप है उसमें किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं। तो अपन अगली क्लास में इन सभी पॉइंट्स की एक एक पॉइंट्स को लेकर के अपन संपूर्ण डिटेल के साथ इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास के माध्यम से आपने गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय को देखा, उनके जीवन परिचय पे परिस्थितियों का प्रभाव देखा और परिस्थितियों के संदर्भ में उनके जो विचार थे वो उदारवादी दृष्टिकोण के करीब हैं। उदारवादी दृष्टिकोण को जो अपन देखते हैं तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो दो विचारधाराओं के समूह को अपन पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपन के सामने उदारवादी और उग्रवादी दोनों थी। तो इस प्रकार आपके सामने यहाँ उदारवादी दृष्टिकोण और उग्रवादी जो दृष्टिकोण था उसके आधार पर अपन देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले का जुड़ाव जो था वो उदारवादी विचारधारा के साथ रहा और उदारवादी विचारधारा के जो समर्थक थे वो ब्रिटिश शासन की जो न्यायप्रियता है, ब्रिटिश शासन के जो भारत में जो कार्य किए जा रहे हैं वो भारतीयों के हित में हैं, तो उनके साथ इनका क्या था, जुड़ाव था। इसके अलावा उग्रवादी जो दृष्टिकोण आता है वो ब्रिटिश शासन को भारत के हित में कतई नहीं मानता है, एक संपूर्ण राज्य की मांग करता है, जबकि ये डोमिनियन स्टेट की मांग करते हैं, अधिराज्य की मांग करते हैं। इसके अलावा अपन गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में अपन ने देखा कि परिवार का, तिलक महोदय का, आगराकर महोदय, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, इनका भी उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा था और महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो उनके गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का गुरु माना जाता है। इस साध्य और साधन की पवित्रता के आधार को अपन देखते हैं कि साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में अपन ने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। अगली क्लास में अपन एक एक पॉइंट को लेकर के गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास के माध्यम से आपने गोपाल कृष्ण गोखले का जो बेसिक जो जीवन परिचय है उसको मैं आपको एक सलाह भी देता हूं कि आपके पास जो भी अपनी किताब है उस किताब में उनके जीवन परिचय को एक डिटेल के साथ आप पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जीवन परिचय ही आपको उनके विचारों का एक आधार आपके सामने प्रस्तुत करता है कि उनके राजनीतिक विचार, आर्थिक विचार, सामाजिक विचार, धार्मिक विचारों का जो स्टैंड है, उनका जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है। तो आप हमेशा जब भी किसी विचारक का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से आप विचारक के जीवन परिचय को गंभीरता के साथ उसका अध्ययन करें, एक एक चीज का अध्ययन आप करें, क्योंकि उस समय आपको उनकी किताब है, उनके द्वारा कोई समिति की स्थापना या किसी की सदस्यता या वो अध्यक्षता के रूप में, और यहाँ अपन गोपाल कृष्ण गोखले को देखते हैं तो ये 1905 के अंदर बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में 1905 में उसके अध्यक्ष भी बने थे। तो ये जो चीजें हैं आपको उनके जीवन परिचय में देखने को मिलेंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।